अपने इस चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हैं फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम। इन वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी टेस्ट की तैयारी करते हैं तो स्पेसिफिक एक टेस्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन इन सेशन के थ्रू अगर आप ए ग्रेड से डी ग्रेड तक के जितने भी एग्ज़ाम देते हो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। मेरा खुद का 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है हर एग्ज़ाम का, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जेओआईटी हो गया, क्लर्क हो गया, पटवारी और तहसील वेलफेयर ऑफिसर, अलाइड सर्विसेज, सबका। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 2051 से। अधिकांशतः उद्योग किस क्षेत्र के निकट है? इसका उत्तर है शीतोष्ण कटिबंधीय, समुद्री पत्थरों के समीप, कोयला क्षेत्र के निकट। अगला प्रश्न है भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर है मुंबई, बेंगलोर, पुणे, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और 35,000 लोग इसमें मारे गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को 35,000 लोग मारे गए थे। तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, इसमें 35,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी। अगला प्रश्न, चीन में कौन सा विस्फोट हुआ था? तो इसका उत्तर है गाँव गाँव में गैस कूप विस्फोट हुआ था, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। तो चीन में कौन सा विस्फोट हुआ था? चीन के गाँव गाँव गैस कूप विस्फोट, 200 मारे गए थे। लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? लौह इस्पात उद्योग जापान, जर्मनी, अमेरिका, चीन और रूस में है। लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है? जापान में है, जर्मनी में है, अमेरिका, चीन, रूस। अगला प्रश्न है वस्त्र उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? तो इसके लिए उत्तर है भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। तो वस्त्र उद्योग कपड़ों के लिए किसे जाना जाता है? पहले नंबर पे है भारत, उसके बाद हांगकांग, उसके बाद दक्षिण कोरिया, उसके बाद जापान, उसके बाद ताइवान। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन जाना जाता है? इसका उत्तर है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए किसे जाना जाता है? मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी। अगला प्रश्न है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है इस्पात। तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं? इस्पात को। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है इस्पात को क्या कहा जाता है? इस्पात को उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। अगला लेसन नंबर 6 मानव संसाधन, और प्रश्न है कि मानव विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न है मानव संसाधन मंत्रालय क्यों स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए। तो मानव संसाधन मंत्रालय क्यों स्थापित किया गया था? लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? इसका उत्तर है 2015 में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अन्य प्रावधान क्या थे? इसका उत्तर है इसके अंतर्गत 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 के बीच में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मौजूद रोजगार अर्जक को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देना, रोजगार योग्य कौशल को प्रोत्साहित करना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अन्य प्रावधान क्या थे? इसका उत्तर है इसके अंतर्गत 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 के बीच में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मौजूद रोजगार अर्जक को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देना, रोजगार योग्य कौशल को प्रोत्साहन देना था। अगला प्रश्न है जनसंख्या वितरण। अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। तो प्रश्न है जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है संसार की 90% जनसंख्या 30% भूमि पर रहती है। दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप,
उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि घने बसे क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो दक्षिण को, साउथ को, और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका के घने बसे क्षेत्रों को। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में कौन रहता है, तो इसका उत्तर है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों व उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में कौन रहता है, ये जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र इसमें आते हैं। उष्णकटिबंधीय में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों व उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है विषुवतीय वृत्त के दक्षिण या उत्तर में कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसका उत्तर है विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो विषुवतीय वृत्त के दक्षिण या उत्तर में कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका उत्तर है विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। याद रखना है कि विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। मतलब जो इक्वेटर है उसके उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं और साउथ में कम लोग रहते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत महाद्वीपों, एशिया व अफ्रीका में रहते हैं, इसका उत्तर है संसार की कुल जनसंख्या के 3/4 दो महाद्वीपों, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत महाद्वीपों, एशिया व अफ्रीका में रहते हैं। संसार की कुल जनसंख्या के 3/4 दो महाद्वीपों, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। संसार के कितने प्रतिशत लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, इसका उत्तर है 60% व 10 करोड़ से अधिक लोग। संसार के कितने प्रतिशत लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, इसका उत्तर है 60% व 10 करोड़ से अधिक लोग। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर अमेरिका में रहता है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर अमेरिका में रहता है, इसका उत्तर है 5% कुल जनसंख्या का रहता है। कुल जनसंख्या का 5% जो है अमेरिका में रहता है, उत्तर अमेरिका में रहता है। अगला प्रश्न है अफ्रीका में विश्व की जनसंख्या या अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, सॉरी अर्थव्यवस्था नहीं, मतलब पूरे भौगोलिक वर्ल्ड के पूरे भौगोलिक एरिया का कितना प्रतिशत उसमें आता है अफ्रीका में, तो 13%। तो अफ्रीका में विश्व की अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत आता है, 13%। अगला प्रश्न है यूरोप में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट एरिया आता है, तो इसका उत्तर है 12%। तो यूरोप में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एरिया आता है, 12%। अगला प्रश्न है ओशिनिया में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं तो इसका उत्तर है 1%। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत वाला क्षेत्र इसमें आता है। ओशिनिया में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो इसका उत्तर है 1% लोग ओशिनिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत इसमें आते हैं। अगला प्रश्न भारतीय जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो इसका उत्तर है औसत घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, इसका औसत घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितने प्रतिशत है, इसका उत्तर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का घनत्व कितने प्रतिशत है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का घनत्व कितने प्रतिशत है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो इसका उत्तर है दक्षिण मध्य एशिया के बाद पूर्वी एशिया को, दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण व मध्य एशिया के बाद पूर्वी एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय है, जनसंख्या परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। अगला प्रश्न है पूरे संसार में कितनी जनसंख्या हो चुकी है, इसका उत्तर है लगभग 8 अरब। पूरे संसार में कितनी जनसंख्या है, 8 अरब।
अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है प्रवास। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने और जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास। अगला प्रश्न है, एक देश में के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्राकृतिक वृद्धि दर। एक देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रवासी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है या जो देश में आते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। एक व्यक्ति अगर किसी देश में जाता है और एक व्यक्ति अगर किसी देश में आता है तो उसे कहते हैं अप्रवासी। अगला प्रश्न है, उत्प्रवासी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अपने देश को छोड़ना। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? अपने देश को छोड़ना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संकट क्या बताता है? इसका उत्तर है जनसंख्या संकट जनसंख्या की संरचना को बताता है। तो जनसंख्या संकट क्या बताता है? जनसंख्या संकट जनसंख्या की संरचना को बताता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन हमें क्या बताता है? जनसंख्या संगठन हमें क्या बताता है? इसका उत्तर है जनसंख्या संगठन की संरचना को बताता है कि कितने पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, किस आयु के हैं। तो जनसंख्या संगठन हमें क्या बताता है? जनसंख्या संगठन की संरचना को बताता है कि कितने पुरुष हैं, स्त्रियां हैं और किस आयु के हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन को बताने के लिए हम किस पिरामिड का यूज़ करते हैं? इसका उत्तर है जनसंख्या पिरामिड विधि। तो जनसंख्या संगठन को बताने के लिए हम किस पिरामिड का यूज़ करते हैं? इसका उत्तर है जनसंख्या पिरामिड विधि। अगला प्रश्न है, 15 से कम व 65 से ऊपर के लोग किस वर्ग में आते हैं? आश्रित वर्ग में। 15 से कम व 65 से ऊपर के लोग किस वर्ग में आते हैं? आश्रित। अगला प्रश्न है, कार्यरत आयु बल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है 15 से 65 वर्ष के लोगों को कार्यरत आयु वर्ग में रखा जाता है। तो कार्यरत आयु बल किसे कहते हैं? 15 से 65 वर्ष के लोगों को कार्यरत आयु वर्ग में रखा जाता है। तो कार्यरत आयु बल में किसे कहा जाता है? 15 से 65 वर्ष के लोगों को। अगला है लेसन नंबर 9, सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व का इतिहास। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर है 14 जुलाई 1790। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1790 को। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की 3 मुख्य बातें क्या थी? इसका उत्तर है मुक्ति, स्वतंत्रता, सामान्य, सहज, सुलभ प्राप्त हो सके। तो फ्रांसीसी क्रांति की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी? सामान्य, सहज, सुलभ प्राप्त हो सके और स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव निकले? इसका उत्तर है फ्रांस में राजतंत्र था वह समाप्त और विशेष अधिकार की व्यवस्था की समाप्ति होगी। तो फ्रांसीसी क्रांति के समाप्त होने से क्या प्रभाव निकले? फ्रांस में राजतंत्र था वह समाप्त हो गया और विशेष अधिकार भी समाप्त हो गया। सॉरी। अगला प्रश्न है, विश्व कानून 14 जुलाई 1790 को क्या हुआ था? विश्व में 14 जुलाई 1790 को क्या हुआ था? इसका उत्तर है पेरिस में अफवाह थी कि सम्राट नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लोग टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे। तो 14 जुलाई 1790 को क्या हुआ था? पेरिस फ्रांस में अफवाह थी कि सम्राट नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लोग टाउन हॉल में इकट्ठा हुए। अगला प्रश्न, लोगों ने टाउन हॉल में 1890 में कौन सी सेना बनाई? इसका उत्तर है जन सेना। लोगों ने टाउन हॉल में 1890 में कौन सी सेना बनाई थी? जन सेना। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने किस किले को तोड़ा? फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने किस किले को तोड़ा? इसका उत्तर है लोगों ने पेरिस के पूर्व में स्थित बास्तिल किले को तोड़ डाला जहां गोला बारूद की संभावना थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने किस किले को तोड़ डाला? लोगों ने पेरिस के पूर्व में स्थित बास्तिल किले को तोड़ डाला जहां गोला बारूद की संभावना थी। अगला प्रश्न है, 1774 में पूर्वी राजवंश के राजा लुई 16वें का 20 वर्ष की आयु में विवाह किससे हुआ था? इसका उत्तर है ऑस्ट्रिया की रानी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। तो 1774 में पूर्वी राजवंश के राजा लुई 16वें का 20 वर्ष की आयु में किससे विवाह हुआ था? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की रानी मेरी एंटोइनेट।
अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था? इसका उत्तर है 3 वर्गों में। प्रथम वर्ग पादरी, द्वितीय कुलीन वर्ग और द्वितीय कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग जिसे कहते हैं, और तीसरा शिक्षक, वकील और एस्टेट उसमें आते थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में प्रथम वर्ग पादरी, द्वितीय कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग, तीसरा शिक्षक, वकील, एस्टेट। अगला प्रश्न है, पादरी वर्ग की विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर है विशेषाधिकार कर नहीं देते थे। तो पादरी वर्ग की क्या विशेषताएं थी? विशेषाधिकार कर नहीं देते थे। 2, 60% जमीन इन दोनों के पास थी। नंबर 3, किसानों से सामंती कर लेते थे। तो पादरी वर्ग की विशेषताएं क्या थी? विशेषाधिकार कर नहीं देते थे, 60% जमीन इन दोनों के पास थी, किसानों से सामंती कर लेते थे। किसानों से सामंती कर कौन लेते थे? इसका उत्तर है प्रथम वर्ग या पादरी वर्ग। अगला प्रश्न है, शिक्षक, वकील, एस्टेट वर्ग की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर है 40% जमीन, 90% किसानों के पास। नंबर 2, कर का प्रकार किसी उपज के 10वें हिस्से के बराबर। नंबर 3, टाइद, चर्च द्वारा धार्मिक कर। नंबर 4, टाइद सीधे राज्य को अदा होने वाला कर, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर। तो शिक्षक, वकील, एस्टेट वर्ग की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर 40% जमीन, 90% किसानों के पास। कर का प्रकार किसी उपज के 10वें हिस्से के बराबर। टाइद, चर्च द्वारा धार्मिक कर। टाइद सीधे राज्य को अदा होने वाला कर, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर। लिब्रे कब समाप्त की गई थी? इसका उत्तर है 1794 में। तो लिब्रे कब समाप्त की गई थी? 1794 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 2100, एस्टेट से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता व सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। तो एस्टेट क्या थी? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता व सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और यही ऊपर वाले से ब्लेसिंग्स करता हूँ कि आप ज़िंदगी में जल्दी सक्सेस हों। तो इन सेशन के ऊपर आपको 200% रिलाई करना है, क्योंकि ये मैंने बुक बाय बुक, क्लास बाय क्लास, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि वो अनरेलेवेंट है, लेकिन नहीं, वैसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। जिस तरीके से क्वेश्चन था कि इक्वेटर के कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि साउथ में ज़्यादा हो सकते हैं कि नॉर्थ में। तो इसी तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।